Hey everyone, this is Palchin Yadav and you are watching Science of Palchin. और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन. क्या एक लिक्विड एक गैस में बिना बॉइलिंग के कन्वर्ट हो सकता है? Yes guys. So guys, this video is basically divided into two parts. The first part is the 5-minute quick discussion of the quiz that I have given you in the previous video, which is a quick recap to that topic. Now, the second part of the video is the concept of evaporation, which I have tried to make it the most easiest one, tried to make you learn over here, and number 3, tried to cover all the important questions from that topic. So guys, अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है बिना बहुत सारा रटे और easiest way में समझे, then you must subscribe to the channel and you must watch this video till the end. And also do attend the quiz in the description given below after this video ends. So guys, it is quiz time. चलो अब we will be answering to all the questions of the quiz in which I have marked the two. Let it be. See, the first question of the quiz says, can matter change its state? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बात की थी कि अगर हम एक वाटर की बात करें तो वाटर एज आइस भी एग्जिस्ट करता है, एज लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है, एज वेपर भी एग्जिस्ट करता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी सेड येस मैटर कैन चेंज इट स्टेट. तो इस क्वेश्चन का आंसर था येस. व्हेन वी गो टू द सेकेंड क्वेश्चन विच सेज क्या मैटर, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर. अगर हम किसी का चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है. सी गाइज, आपको मैं अभी रिवाइज़ कराती हूँ. देखो, एक सब्सटेंस है, हमने पार्टिकल्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. वो बोलता है कि हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं. कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट. अब आपने किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर दे दिया. टेम्परेचर देने से क्या मतलब है, आपने किसी सब्सटेंस को हीट किया होगा. हमको पता है हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. यानी कि कुल मिला के बोलें तो हमने किसी सब्सटेंस को एनर्जी दी. उसके पास पहले से अपनी एक काइनेटिक एनर्जी थी, हमने और एनर्जी दे दी, यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ गई. यानी कि हम किसी भी सब्सटेंस को जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं. हैंस द आंसर इज़ इंक्रीज़. अगर आप किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है. अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो प्लीज़ गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है व्हेन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर. देखो, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब ये प्रोसेस हो रहा है तब उसके टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. सो गाइज़, हमने लास्ट वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट होते हुए देखा था, जहाँ पे हमने कन्वर्जन के टाइम पे एक थर्मोमीटर लगाया था. और पूरे कन्वर्जन में जब तक वो आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो गई, हमने देखा था कि टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था, राइट. हैंस ये जो सारे स्टेट चेंज होता है, जब भी किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, इस प्रोसेस के टाइम पे उस चीज़ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता, राइट. तो हियर द टेम्परेचर विल रिमेन सेम. अच्छा, हम उसको हीट दे रहे थे लेकिन तब भी टेम्परेचर सेम था, तो वो हीट कहाँ गई, वो हीट छुप गई. तो उस हीट को हमने क्या नाम दिया था, उस हीट को हमने नाम दिया था लेटेंट हीट. आई होप चीज़ें रिवाइज हो रही हैं आपको, है ना. तो हमने उस चीज़ को क्या नाम दिया था, लेटेंट हीट. लेटेंट वर्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हिडन. हिडन क्यों, क्योंकि वो जो हीट है वो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं रही, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो वो हीट कहाँ जा रही है हमको नहीं पता, यानी कि वो हिडन है. इसका मतलब है कि लेटेंट वर्ड का मतलब भी हिडन होता है, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next question says the process in which solid directly converts into gas. कौन सा वो ऐसा प्रोसेस था जिसमें हमने सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट किया था? क्या नाम था उस प्रोसेस का? उस प्रोसेस का नाम था सब्लिमेशन। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वो कौन सा प्रोसेस है या उस प्रोसेस का नाम बताओ जो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। मैं आपको याद दिलाती हूँ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होता है। सॉलिड लिक्विड में हीट देने पे कन्वर्ट होता है, यानी कि अगर आप सॉलिड को मेल्ट कर दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि उस मेल्टिंग के प्रोसेस को हमने दूसरा नाम क्या दिया था? उसको हमने नाम दिया था फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन, राइट? यस। द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट कैसे होता है? हम हीट देते हैं तो कन्वर्जन होता है, राइट? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? उस प्रोसेस को हम बोलते थे इवेपोरेशन, और यहाँ पे मैंने वेपराइजेशन लिख दिया है, कोई बात नहीं। चलो, व्हाट इज़ लेटेंट हीट? लेटेंट हीट का आप सबसे अच्छे से याद रखो 2 पॉइंट। नंबर 1, लेटेंट हीट यानी कि हिडन हीट। हिडन हीट क्या होती है? जो हमको दिख नहीं रही, यानी कि टेम्परेचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती। नंबर 2, वो हीट जो एक किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, यानी कि उसका स्टेट चेंज करती है और टेम्परेचर चेंज नहीं करती। सो लेटेंट हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट, अमाउंट ऑफ हीट जो कि आपको रिक्वायर्ड है किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए, उसको ही हम लेटेंट हीट बोलते हैं। नाउ द ऑप्शन विच इज़ राइट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर। नहीं, ये तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं करती है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बोलता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। हाँ, लेटेंट हीट स्टेट ही चेंज करती है। तीसरा ऑप्शन बोलता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द प्रेशर, फिर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम इन सब का कोई लेना देना ही नहीं है, सो दैट इज़ नॉट देयर। फिर गाइस मैंने आपको बहुत अच्छे से 3 पॉइंट में ये डेफिनेशन याद करवाई थी। कौन सी डेफिनेशन? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या थी वो डेफिनेशन? मैं आपको याद दिलाती हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। सॉलिड इंटू लिक्विड क्यों बोला हमने? इसलिए बोला क्योंकि यहाँ फ्यूजन की बात हो रही है ना। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वहीं अगर हम वेपराइजेशन यहाँ लगा दें इस टर्म की जगह, फ्यूजन की जगह, तो क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। क्यों? क्योंकि हम वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड गैस में बॉयल करने से कन्वर्ट होता है, राइट? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब फ्यूजन की लिखेंगे तो द अमाउंट, अच्छा मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. राइट गाइज, दिस इज़ ऑल। अब हम इसको सबमिट करते हैं एंड आई विल शो यू। चलो मुझे डेट वेट डालना पड़ेगा, ये डाल दी हमने। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने नाम डाला, हाँ पलचन डाल दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कितने मार्क्स आए। गलती होगी तो लास्ट वाले में होगी क्योंकि वहाँ पे प्रिसाइज लिखना पड़ता है। चलो देखो, सी द फर्स्ट इज़ राइट, the second is right, the third is right, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth. ओके, यहाँ पे मैंने पूरा लिखना चाहिए था, एक एक स्पेलिंग को सही लिखना चाहिए था, तब होगा। लेकिन इसका आंसर मेरा करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही मैंने आपको बताया।
यहाँ वो स्पेलिंग वेलिंग की वजह से चेंजेस है। सो गाइज, दिस वॉज द क्विज एंड आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हैं। अब हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट। So guys, now let's get started with the concept of evaporation. तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि इवेपोरेशन होता क्या है। आप इस वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज इवेपोरेशन। बट ये सही नहीं है, क्योंकि देखो, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब एक लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसे हीट करते हैं, है ना। हम उस सब्सटेंस को हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, फिर वो जाके कहीं गैस में कन्वर्ट होता है, राइट। लेकिन हमने हमारी सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे फिनोमेनास देखे हैं जहाँ पे बिना हीट किए, बिना टेम्परेचर इंक्रीज़ किए, बिना बॉयल किए एक लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, कैसे हैं ये फिनोमेनास, कौन से हैं ये फिनोमेनास? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके वेट क्लोथ्स, आप कभी भी कपड़े धुलते हो, उसके बाद घर में कपड़े धुलने के बाद वो कहाँ जाते हैं सूखने? टेरेस पे आप उनको डाल देते हो। आफ्टर 1 आवर 2 आवर आप देखते हो कि जो आपके गीले कपड़े थे वो एक दिन बाद भी अगर आप देखते हो तो वो सूख जाते हैं, राइट। ना तो आपने उन कपड़ों को बॉईल किया, ना ही अपने धूप, ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा है कि वो कपड़े बॉईल हो गए, ना ही आपने कोई एक्सटर्नल ऐसी बॉइलिंग की है जिसकी वजह से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो बिना बॉईल किए जब एक लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। The definition of evaporation is conversion of a liquid into gas below its boiling point, known as evaporation. अच्छा, अब हमने स्पेसिफिकली बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्यों लिखा? देखो, वेपराइजेशन क्या होता है कि जब एक लिक्विड एक गैस पे कन्वर्ट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे, जब हमने किसी चीज़ को बॉईल किया तब वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस का नाम वेपराइजेशन होता है। लेकिन हमने किसी सब्सटेंस को बॉईल किया ही नहीं या इतना टेम्परेचर दिया ही नहीं कि वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो फिर भी गैस में कन्वर्ट हो गया, तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है इवेपोरेशन। समझ में आया? इवेपोरेशन वो है जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो लेकिन बिना बॉईल किए। ओके, दिस इज इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। नाउ वी विल बी लाइनिंग अप 2 पॉइंट्स, दैट इज इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है और बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। इससे मेरा क्या मतलब है? बॉइलिंग आप कभी भी पानी लेना, उसको एक कंटेनर में डालना और बॉईल करना। आप जब बॉईल करोगे ना तो आप देखोगे कि वो नीचे से लेके ऊपर तक हर एक पार्टिकल क्या हो रहा है? बॉईल हो रहा है। हर एक पार्टिकल में बॉइलिंग हो रही है, यानी कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना हुआ। लेकिन जब आप इवेपोरेशन का अभी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, प्रोसेस समझोगे, तब आप देखोगे कि जो इवेपोरेशन होता है वो हर एक पार्टिकल में नहीं होता है। हर एक पार्टिकल जो कि वाटर का है उस पे नहीं होता है, वो सिर्फ जो एयर के कांटेक्ट में, यानी कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ उन पे ही वेपराइजेशन होता है। ओके, दैट सेज कि वेपराइजेशन एक सरफेस फिनोमेना है। Now guys, we will be understanding the process of evaporation, कि क्या वो तरीका होता है जिससे इवेपोरेशन होता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे ये प्रोसेस टेक प्लेस होती है। ओके, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, धीरे धीरे मैं समझाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते रहते हैं, ठीक है।
अब मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, पार्टिकल्स यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ घूमते ही रहते हैं, तो वो कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे और एक दूसरे से भी टकराएंगे। जो पार्टिकल्स एक दूसरे से मूवमेंट की वजह से टकराते हैं तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हुआ, यानी कि वो एक दूसरे से टकराए। क्योंकि वो मूवमेंट कर रहे हैं तो टकराना तो बहुत नॉर्मल बात है ना। अब देखो, अब आप एक चीज़ समझो, आपने एक कंटेनर लिया, आपने उसमें पानी डाला और एक प्लेट से उसको ढक दिया। ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो मूवमेंट कर रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या किया कि वो जो ढक्कन था उसको हटा दिया और जो एयर थी वो भी उस कंटेनर में आ गई। तो वो जो पानी के पार्टिकल्स थे सरफेस पे पानी के, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो पानी की लेयर थी उसके ऊपर एयर आ गई और उस लेयर के नीचे पानी है, ठीक है। अब इस लेयर के मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल्स से भी टकराएंगे और इसी लेयर के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स से भी टकराएंगे। मैंने यहाँ क्या लिखा है? मैंने लिखा है व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर द सरफेस पार्टिकल्स कोलाइड विथ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। तो जो सबसे ऊपर वाली पानी की परत थी, यानी कि आप इमेजिन करो एक लेक है, तो लेक में जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है पानी, वो सरफेस है उस पानी का। उसके नीचे पानी भरा हुआ है पूरा लेक में, और जहाँ जो सरफेस है उसके ऊपर आपको हवा दिख रही है ना। तो ये जो सरफेस है उस लेक का, उस सरफेस के पार्टिकल नीचे जो पानी है उसके पार्टिकल से भी टकरा रहे हैं और ऊपर जो एयर है उसके पार्टिकल से भी टकरा रहे हैं। समझ में आया? अब ये क्योंकि एयर से भी टकरा रहे हैं और पानी से भी टकरा रहे हैं, तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी इस कोलिजन की वजह से बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, क्योंकि इन पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गई तो ये ओवरकम करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। क्या कहने का मतलब है मेरा कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से इनने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक किसी भी सब्सटेंस या मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे अट्रैक्शन लगाते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि अंदर वाले मॉलिक्यूल्स बाहर, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, उनको हेल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ ही नहीं पा रहे हैं अपने आप से। मतलब ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का कनेक्शन अंदर वाले मॉलिक्यूल से टूट चुका है। इस कनेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये जो सरफेस के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सरफेस के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, कनेक्शन टूटने की वजह से ये हवा में उड़ जाते हैं, यानी कि इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि इवेपोरेशन होता है। देखो मैंने लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो चुका है, ठीक है। अब अंदर वाले मॉलिक्यूल्स इनको पकड़ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? सिंस दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे लीव द वाटर, वो पानी को छोड़ देंगे एंड मॉलिक्यूल गोज इन एयर, और वो मॉलिक्यूल्स हवा में चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है इवेपोरेशन। क्या नाम दिया है? इवेपोरेशन। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम बात करेंगे कि ये इवेपोरेशन कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छा इवेपोरेशन कराती हैं और क्या चीज़ें कम इवेपोरेशन कराती हैं। यानी कि हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन की। ओके, तो देयर आर 5 फैक्टर्स माय फ्रेंड्स। फर्स्ट फैक्टर है लिक्विड का नेचर कैसा होता है। क्या? लिक्विड का नेचर कैसा होता है वो डिटरमाइन करता है कि इवेपोरेशन ज़्यादा होगा या इवेपोरेशन कम होगा, है ना। तो चलो देखते हैं। अगर आपके लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, अगर आपके लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, और अगर लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बीपी, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन से। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मेरा क्या मतलब है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मेरा मतलब है कि अगर आपने बीपी को इंक्रीज़ किया है ना, तो इवेपोरेशन कम। अगर आपने बीपी को डिक्रीज़ किया तो इवेपोरेशन ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने नोट्स में लिखनी है, कहीं भी पूछी जा सकती है। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर का। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है कि देखो टेम्परेचर का काम क्या है। आपने किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर दिया तो आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो बहुत अच्छे से पता है, टेम्परेचर दिया तो हीट दी। हीट देने का मतलब आपने किसी सब्सटेंस को एनर्जी दी है। किसी सब्सटेंस को आपने एनर्जी दी तो उस सब्सटेंस की एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ गई उस सब्सटेंस की, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी बढ़ गई, राइट। अब क्या हुआ, क्योंकि एक सब्सटेंस है जिसके मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और फिर वो सब्सटेंस एयर के कांटेक्ट में आया। अब उस सब्सटेंस के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देंगे। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देंगे, यानी कि यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। देन वी से कि जो टेम्परेचर होता है, सॉरी फॉर द वे आई एम राइटिंग बट ये पेन से ही वर्क करता है, तो जो टेम्परेचर होता है वो इवेपोरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो इवेपोरेशन घटेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच सेज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट करता है? देखो, आप एक बहुत लाइव एग्जाम्पल लो, जो कि है आपने एक कप में दूध लिया, ठीक है, गरम दूध। वहीं आपने एक बड़े से पतीले में गरम दूध लिया, ठीक है। अब आप मुझे सिर्फ एक चीज़ का आंसर दो, किस चीज़ में, पतीले में या कप में, किस चीज़ में दूध जल्दी ठंडा होगा? आपको भी पता है कि वो बड़े पतीले में दूध जल्दी ठंडा होगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, मैं समझाती हूँ। देखो, वो छोटा आपका कप है, उसमें एक छोटी सी लेयर है जो एयर के कांटेक्ट में है। ये बड़ा पतीला है जिसमें एक बहुत बड़ी दूध की लेयर एयर के कांटेक्ट में है। क्योंकि यहाँ छोटी सी लेयर कप में दूध एयर के कांटेक्ट में थी, मतलब वहाँ इवेपोरेशन बहुत कम हुआ या बहुत कम इवेपोरेशन हुआ। जबकि अगर हम देखें, एक बहुत बड़ा पतीला है जिसमें जो लेयर है वो एयर के कांटेक्ट में है ना, तो उसमें इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पूरे बड़े सरफेस पे इवेपोरेशन हो रहा है। इसलिए ज़्यादा सरफेस एरिया में ज़्यादा इवेपोरेशन, कम सरफेस एरिया में कम इवेपोरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो, एक और है विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी क्या है? विंड वेलोसिटी मतलब कितनी तेज़ी से हवा चल रही है, कितनी धीरे हवा चल रही है। ठीक है, तो विंड वेलोसिटी से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपके घर के कपड़े गीले आपने टेरेस पे डाले हैं, तो अगर बहुत तेज़ हवा चलेगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, राइट। और अगर बहुत धीरे हवा चलेगी तो कपड़े बहुत धीरे सूखेंगे, राइट, है ना। तो आप बस इतना समझो, अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा, अगर विंड वेलोसिटी कम तो इवेपोरेशन भी कम होगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। दिस इज़ द लास्ट वन विच इज़ ह्यूमिडिटी। व्हाट इज़ इट? ह्यूमिडिटी। अच्छा, हिंदी में बोलें, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जब बहुत डेंस गर्मी होती है। मतलब एक हमारी होती है नॉर्मल गर्मी, जो गर्मी लगती है, लेकिन एक होती है बहुत चिपचिपी सी गर्मी है या बहुत डेंस गर्मी है, और तब हम बोलते हैं यार आज कितना ह्यूमिडिटी है यार नेचर में, है ना।
तो वैसा थोड़ी घुटन वाली गर्मी, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। सो वो जो हमारी डेंस वाली गर्मी होती है, जब हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी है, एक्चुअली उस ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है कि हमारे जो आसपास जो एयर है ना, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से थोड़ी हमको डेंस वाली गर्मी लग रही है और ह्यूमिडिटी हम उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ गाइस कि एयर के पास भी ना वाटर मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की अपनी एक खुद की एक कैपेसिटी होती है। अगर हमारे जो वाटर बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स वो भी कैरी नहीं कर सकती। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एयर के पास हैं। फिर आप बोलो एयर से कि भाई इस वाटर के भी मॉलिक्यूल्स तू ले ले, यानी कि इवेपोरेशन करा दे, तो एयर नहीं कर पाएगी, है ना। तो तब उस कंडीशन में इवेपोरेशन बहुत कम होगा, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी में कम इवेपोरेशन होगा। ठीक है, वहीं अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, यानी कि एयर के पास बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तब आप एयर से बोलो कि भाई इस वाटर के भी मॉलिक्यूल्स ले लो, इवेपोरेशन करा दो, तो एयर तब कर सकती है। तो भाई कम ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन कम होगा। ओके, सो these were the factors affecting the evaporation, and I hope these all are clear to you. Now ये भाई NCERT का क्वेश्चन है। NCERT क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 10 पे ये अर्थ एंड पॉट का क्वेश्चन है। आई एम श्योर ऑन इट कि ये 120% आपके पेपर में कहीं ना कहीं से पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, मेरा एक सवाल है आपसे कि हम जब गर्मी आती है तो मटके का पानी, हम मटके लाते हैं अपने घर में, और आपने देखा होगा कि मटके में पानी बहुत ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा पानी, जैसे फ्रिज में होता है ना वैसे। लेकिन ये होता कैसे है? मटके में पानी ठंडा होता कैसे है? देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, आप अपने घर में मटका लेके आओ। ठीक है, उस मटके में आप पानी डालना। ठीक, और जैसे आप पानी डालो, पानी भरने के बाद आप उसका टेम्परेचर देखना, नंबर 1। उसके बाद आप 20-25 मिनट उसको पानी को रहने दो। उसके 20-25 मिनट बाद आप पानी का फिर से टेम्परेचर देखना। ठीक है, आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि क्या हुआ कि वो पानी ठंडा हो गया। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज़ कि पानी ठंडा हुआ कैसे? ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ। अभी हमने ये डायग्राम देखा, इस डायग्राम में ये मड वाला जो आप पॉट देख रहे हो, उसमें ना छोटे छोटे होल्स होते हैं। आपके घर में भी जो वो आता है ना, मड का ही आता है पॉट, उसमें भी बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं, जो कि आपका जो पानी है, जो कि पानी आपने अर्थन पॉट में डाला है, वो होल्स की तरफ आता है और एयर के कांटेक्ट में आता है। होल्स पे आ गया ना पानी, तो मटके के सरफेस पे भी आ गया, सरफेस पे आ गया तो अब एयर के कांटेक्ट में भी आ रहा है ना। अब हमको पता है कि इवेपोरेशन करने के लिए उस पार्टिकल के पास एनर्जी होनी चाहिए, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करे और एयर के साथ बह जाए वो मॉलिक्यूल्स और इवेपोरेशन हो जाए। लेकिन गाइस क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो होल पे आ गए, है ना। होल पे आ रहे हैं तो ये कोलिजन तो एयर के पार्टिकल्स से उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ना अंदर से कर पाएंगे, क्योंकि वो एक जगह स्टक है ना वो होल पे, राइट। तो कोलिजन से एनर्जी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ये पार्टिकल क्या करते हैं कि ये ना जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे एनर्जी ले लेते हैं और एयर में इवेपोरेट हो जाते हैं। सो गाइज, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इनने एनर्जी लेके इवेपोरेट हो गए। अब अंदर वाले पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम होने से मतलब क्या है? टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, अब उनका एनर्जी कम हो गई, उनका टेम्परेचर कम हो गया। सो गाइज, टेम्परेचर कम होने से मतलब है कि वो कूल हो गए।
तो ऐसे ही जो पार्टिकल सरफेस पे आते हैं वो क्या करते हैं कि वो इवेपोरेट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उनको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी वो अंदर वाले पार्टिकल से खींच लेते हैं या फिर ले लेते हैं। तो अंदर वाले पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है। जैसे ही अंदर वाले पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है, उनका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। और इसी तरीके से जो अंदर हमारे पानी भरा हुआ है अर्थन पॉट के, वो ठंडा हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ earthen pot cools the water kept in them. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कन्वर्जन है। मैं बहुत अच्छे से आपको एक चीज़ समझाती हूँ। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दिए हैं कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दो और केल्विन को सेल्सियस में। ये करना कैसे है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। ये तो सब बुकिश चीज़ें हैं, लेकिन आपको भी पता होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि अगर सेल्सियस से केल्विन जाना है तो ऐड करना है 273, और केल्विन से सेल्सियस जाना है तो सब्ट्रैक्ट करना है 273। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं और हमको ये ध्यान नहीं होता कि कहाँ ऐड करना था और कहाँ सब्ट्रैक्ट करना था। तो एक सिंपल ट्रिक से याद करो, C छोटा है K बड़ा है, तो C से K में जाने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। इसलिए सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है। क्या बोला मैंने, C छोटा है K बड़ा है, C से K में जाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा। इसलिए सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 को हम ऐड कर देते हैं, राइट। अब देखो, अब केल्विन बहुत बड़ा है और सेल्सियस C छोटा है। मैं ABCD में से बात कर रही हूँ कि C छोटा लेटर है और K बड़ा है, K बाद में आता है। तो वैसे ही केल्विन बड़ा है तो सेल्सियस में आने के लिए हम -273 करते हैं। तो गाइस देखो, 17 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड किया हमने, 17 प्लस 273, जिसने आपको आंसर दिया 290 केल्विन। ओके, नाउ अब हम 300 केल्विन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपने माइनस कर दिया, ठीक है। 300 माइनस 273 इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। नाउ गाइज वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक है जो मुझे आपको बताना है, वो ये है कि हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे चांसेस रखता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से सुनना। मैंने इसको स्टेप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पॉइंट है कि गर्मी में हमको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आता है, नंबर 1 पॉइंट। और ये जो कॉटन होता है, नंबर 2 पॉइंट, कॉटन क्या है, वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है। मतलब अगर आप कॉटन के कपड़े पहनोगे तो आपका जितना भी स्वेट है वो पूरा का पूरा कॉटन ले लेता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो स्वेट उसने ले लिया कॉटन ने, वो कॉटन के कपड़े के सरफेस पे आ गया। अब उसको इवेपोरेट होना है, वो एयर के कांटेक्ट में आ चुका है। अब उस स्वेट को इवेपोरेट होना है, मतलब हवा में चले जाना है, उड़ जाना है, इवेपोरेशन करना है, जिसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, जिसके लिए उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए। अब वो क्या करते हैं कि वो जो इनर स्वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे एनर्जी खींचते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, और फिर हमारे जो कपड़े, ये जो कॉटन के अंदर के पहले जो वो थे ना हमारे स्वेट के मॉलिक्यूल्स, उनकी एनर्जी कम हो गई तो वो कूलिंग इफ़ेक्ट कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर ठंडा लगता है और कॉटन के कपड़ों में उतनी गर्मी नहीं लगती। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि हम कॉटन के कपड़े गर्मियों में क्यों पहनते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है विच आई थिंक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स सी, या दिस वन। इसमें बहुत सिंपल है गाइस, यहाँ पूछा है कि अगर आप अपने हाथ में मतलब यहाँ सिंपली ये क्वेश्चन है कि एक आइस है, आइस अगर आप अपने हाथ में रखोगे तो आपको ठंडा लगेगा रूम टेम्परेचर पे, और वहीं अगर आप अपने हाथ में पानी रखोगे तो ठंडा नहीं लगेगा। तो ये जो आइस है वो इतना कूलिंग इफ़ेक्ट क्यों कॉज करती है,
गाइस ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन है। तो ऐसा क्यों है, देखो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 तो मैंने जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, अरे यार मैंने यहाँ लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं। क्या होता है कि आइस जो है ना वो आपके हाथ में जब आप रखोगे तो वो आपके हाथ से हीट को ऑब्ज़र्व करती है, लेटेंट हीट ले लेती है वो आपके हाथ से, और फिर वो मेल्ट करने की कोशिश करती है ना, उसको अपना स्टेट चेंज करना है तो वो आपके हाथ के मॉलिक्यूल से ही एनर्जी ऑब्ज़र्व कर लेती है। और जैसे ही उसने ऑब्ज़र्व की एनर्जी, आपके हाथ में जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी एनर्जी कम हो गई, उनकी एनर्जी कम होने की वजह से उनका टेम्परेचर कम हो गया, और तब आपको उसी एरिया में बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है, यानी कि ठंडा लगता है। जबकि वाटर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई लेटेंट हीट नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं कर रहा वो। इसी वजह से ये जो हमारी आइस है, लेटेंट हीट की वजह से और इवेपोरेशन के इफ़ेक्ट की वजह से ये हमारे उस पर्टिकुलर एरिया को कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप मैंने जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे सारे इन तीनों वीडियोस में कवर किए। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, 2 क्विज़ हो चुके हैं। इस वीडियो के नीचे एक और क्विज़ मैंने दिया है जो कि बेस्ड है पूरे चैप्टर पे। तो अगर आपने पूरा चैप्टर अटेंड कर चुके हैं, आप 2 क्विज़ कर चुके हैं और आप सब कुछ चीज़ें समझ चुके हैं, देन यू मस्ट अटेंड टुडेज़ क्विज़। एंड आई मेक श्योर कि अगर आपने ये सारी चीज़ें अटेंड की हुई हैं तो बिना एक्स्ट्रा घर पे पढ़े भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड मैंने सब एनसीईआरटी से कवर किया है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बस आपने अच्छे से अटेंड किया होना चाहिए, वो 2 क्विज़ अटेंड किए होने चाहिए, एंड फिर ये सब पढ़ने के बाद आज का क्विज़ कर लो एंड यू आर डन विथ एवरीथिंग। I think many things are done here. Okay guys, all the best for the quiz. Do attend the quiz and please subscribe to my channel for more videos. Do like my videos and do share the word about the channel. It will means a lot to me. Thank you guys. Thank you so much.